Hello everyone. So I'm Akshay Gandhi and I'm here. Thank you so much, Sarita, for bringing so many storytellers on board. And hello everyone. नमस्कार. जैसा कि uh, सरिता जी ने भी कहा होगा खम्मा घनी, हम राजस्थान से आपके लिए आज कुछ कहानियां लेकर आए हैं। हो सके तो आपको हो सकता है आपको बहुत पसंद आए। और चलिए फिर शुरुआत की जाए। इतिहास को कई रूपों में पिरोया जा सकता है। कभी पन्नों पर दर्ज किया जाता है तो कभी लोक गीतों में उसे बसाया जाता है। कभी आपकी हमारी बातचीत में उभर कर निकल आता है, झलक जाता है। तो कभी चौराहों पर स्तंभों में गड़ा हुआ हमें घूर कर देख रहा होता है। सोच रहा होता है कि कब उसे कहानी का रूप मिलेगा, कब उसे सुना और सुनाया जाएगा। इतिहास हर जगह हर वक्त अपने अपने हिसाब से बुन रहा होता है। कभी राजा महाराजा उसे अपने हिसाब से लिखवाते हैं, तो कभी पुस्तकों में, अखबारों में, मैगजीनों में उसे गौर से देखा जाता है। तो कभी भाई आजकल का इतिहास तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे रचा जा रहा है। तो इतिहास अपने हिसाब से बुनता चला जाता है। आज मौका है हम राजस्थान के इतिहास में जरा सा झांकेंगे। सच कहूं, मैं एक राजस्थानी हूं, पर मुझे अपने इतिहास से बड़ा कम सा भान है। ये तो भला हो सरिता जी का जी कि उन्होंने हमें ये झांकने के लिए कहा और कुछ अनकही कहानियां खोज कर आप लोगों के लिए लाने के लिए कहा। इस बहाने हमको भी हमारे धरती से जुड़ने का मौका मिला। हमारे यहाँ राजस्थान में लोक गीतों, कहावतों, लोक कथाओं में इतिहास बसता है। हम जैसे लोग दूर बैठते हैं शहरों में, इंटरनेटों पे, किताबों में घूमे रहते हैं, पर असल में तो वो लोक कला में बस रहा होता है। आज मौका है मेरे लिए भी और आपके लिए भी राजस्थान में जरा घूम आने का, उसे अलग नजर से देख लेने का। हमारी कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी में। जी हाँ, मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी नाम है उसका। सुनकर जरा आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि भाई मारवाड़ियों को तो हम हमेशा बिजनेस से जोड़ते हैं, आजादी के स्ट्रगल से जरा दूर रखते हैं। आज से जरा 100 साल पहले अपने आप को ले जाइए। उस जमाने में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंटरनेट तो जरूर नहीं होता था। लोगों के हर घर में अखबार भी नहीं पहुंचता था। रेडियो, टीवी का होना तो कोई नाम ही नहीं था। तब कपड़े के एक व्यापारी केदारनाथ ने समझा कि विचारों में आंदोलन के बिना आजादी नहीं मिल सकती। लोगों को अखबार, किताबें, पैम्पलेट, मैगजीन फ्री में पहुंचाएं, तभी कुछ होगा। देश में हो रहे बदलाव और विचारों के मंथन से लोगों को जोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने इस लाइब्रेरी की स्थापना की। आज भी ये लाइब्रेरी इतिहास में अपने आप को समेटे है और खुद इतिहास का एक हिस्सा है। आज भी किसी ढले हुए मन में चिंगारी उठ जाए, ऐसा इसका वातावरण है। क्योंकि बिना चिंगारी बदलाव संभव ही नहीं है। अरे आप सोच के देखिए, बल्ब को भी जलाना हो तो उसमें बराबर वोल्टेज होना चाहिए। मुझे लगता है कि मारवाड़ियों का योगदान कुछ इसी तरह का रहा है। आज कहां कोई लाइब्रेरी जाता है, ना आप ना मैं, हम सब बस गूगल से काम चला लेते हैं। लाइब्रेरी में हम किताबों तक जाते हैं, गूगल में जो हमें चाहिए बस उसी को खोजते हैं। चलिए फिर लाइब्रेरी से जरा धूल हटाई जाए और आजादी के पहले रिवोल्ट से आज की दुनिया तक घूमा जाए। ऐसी जनजातियों की कहानी सुनी जाए जिनके बारे में हम स्कूलों में, अखबारों में, फेसबुक, ट्विटर पर नहीं पढ़ते। 1857 से मंगल पांडे के बारे में तो सब जानते हैं। अब उन पर फिल्म भी बन चुकी है, तो पन्नों पर ना सही सिनेमा के पर्दों पर ही हम देख सकते हैं। पर राजस्थान के कुशाल सिंह चंपावत के बारे में शायद आपने ना सुना हो। 3,000 लोगों के एक छोटे से गांव में, औवा नाम के गांव में, कुशाल सिंह ने बगावत की और अंग्रेजों की टोली को पछाड़ कर बाहर निकाल दिया। राजस्थान में ये पहली सी जीत थी और औवा में आज भी इसका जश्न बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। कुशाल सिंह राजस्थान के लोक गीतों में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने पहली चिंगारी उठा दी थी और चिंगारी से चिंगारी बढ़ने लगी थी। फिर जैसा होता है, चिंगारी को दबाने की कोशिश भी पूरी जोर से उठ पड़ी थी। अंग्रेजों ने अपराधी जनजाति अधिनियम माने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया था। माने देश की 190 से ज्यादा जनजातियां एक ही दिन में अपराधी बन गई थी। जो बच्चा उन
परिवारों में पैदा होता, वो उसी दिन से अपराधी बन जाता। इस नियम ने आदिवासी कबीलों को हिलाकर रख दिया, समाज से पूरी तरह उखाड़ दिया। उनके सरल जीवन और समझ को समझना वैसे ही लोगों के लिए मुश्किल था। इस एक्ट के बाद उनके जीवन के सारे अधिकार छिन गए। प्रकृति के बीच पूरी आजादी के साथ रहने वाले एक पिंजरे में बंद से रह गए। आदिवासियों का शोषण हर दिन हर साल बढ़ता चला गया। भुखमरी, मारपीट, अपने घरों में धकेले जाना, बॉन्डेड लेबर बन गुलामी की जिंदगी बिताना। जो आदिवासियों ने झेला उसकी सीमा नहीं, पर उनके बारे में हम ज्यादा किताबों में पढ़ते ही नहीं। एक तरफ चिंगारी को दबाने की कोशिश थी और एक तरफ उसे उजागर रखने की। जैसे कि डूंगरपुर में गोविंद गिरी ने आदिवासी कबीलों को एकजुट करना शुरू किया, जागरूक बनाना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया, अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। राजस्थान के भील आदिवासी साथ आने लगे, अपने लिए एक जगह बनाने लगे। सामंतों में, अंग्रेजों में खलबली सी मच गई। फिर उस साल धूनी के उत्सव उत्सव के लिए पहली बार करीब 1.5 लाख आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ों पे इकट्ठा हुए। उत्सव का माहौल था, मेला लगा हुआ था। उत्सव हमें जोड़े रखता है, अपनी पहचान बनाने और पहचान से जुड़ने का एक अनोखा सा मौका देता है। घबराए हुए अंग्रेजों ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया, मशीन गनों और बमों से लैस कर दिया। ऐसी फायरिंग हुई कि 1000-1500 आदिवासी वहीं ढेर हो गए। असल में ये लड़ाई पहचान की लड़ाई बन चुकी थी और शिक्षा का, जागरूकता का रास्ता उभर कर सामने आने लगा था, क्योंकि उसका जवाब अंग्रेजों के पास कोई न था। उनके गले से जागरूकता उतर ना रही थी। आदिवासियों की स्थिति तो साल दर साल बिगड़ती चली जा रही थी। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन अपराधी घोषित हो, बॉन्डेड लेबर बन पिसती चली जा रही थी। चिंगारियां उठती, दबा दी जाती। हर बलिदान, हर प्रयास चिंगारी को चेतना में बदलने की कोशिश हो जाती रहती। चलिए फिर वापस डूंगरपुर चलते हैं। वहां पर नाना भाई खाट ने शिक्षा अभियान चलाया और रास्तापाल में स्कूल की स्थापना हुई। आदिवासी बच्चे पढ़ने लगे, शोषणता के बारे में जागरूक होने लगे, देश भर में चल रही क्रांति से, उसके विचारों से जुड़ने लगे। जायज सी बात है, शासकों को यह बात जची नहीं। चिंगारी आखिर बढ़ने लगी। लोगों ने बैठकों में हिस्सा लेना छोड़ दिया। पहले कार्यकर्ताओं पर और फिर स्कूल पर प्रतिबंध लग गया। नाना भाई ने ठान लिया कि स्कूल तो अब जारी रहनी चाहिए। माँ बाप, बच्चे भी इसमें साथ आ गए और स्कूल चलता रहा। फिर एक सुबह, स्कूल अभी चालू भी नहीं हुआ था कि फौज ने आकर जबरदस्ती दरवाजे पर ताला लगवा दिया। नाना भाई ने रोकने की कोशिश की तो उन पर प्रहार किया गया और स्कूल के अध्यापक सेंघा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटते हुए निकल पड़े। 13 साल की आदिवासी बालिका काली बाई खेत में अपना काम करके लौट रही थी। जब उसने अपने अध्यापक को घसीटते हुए देखा, उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। ट्रक के पीछे अपनी दांतली लिए वो भागने लगी। ट्रक जरा रुका ही था कि उसने अपनी दांतली से लेकर सेंघा जी की रस्सी काट दी। फौज ने दंदनाती गोलियां दाग दी। काली बाई वहीं गिर पड़ी। एक तरफ काली बाई जमीन पर गिरी और दूसरी तरफ भीलों के मारू ढोल बज उठे। खतरे के ये ढोल अरावली के पर्वतमालाओं को पार करता हुआ भीलों के पालों में गूंजने लगा। इन ढोलों का गूंजना हर किसी के मन को दहला देता है। आखिरकार दुश्मनों ने हार मान ही ली और पीछे हटना शुरू किया। चिंगारी अब आग की तरह चेतना में बदल चुकी थी। लोगों में उम्मीद जाग पड़ी थी। सालों के शोषण में यह एक बहुत अहम सी जीत थी। 40 घंटे बेहोश रहने के बाद काली बाई ने प्राण त्याग दिए, पर अपने गुरु सेंघा भाई की जान बचा गई और लोगों में जो चेतना जगा गई। चेतना के रूप अनेक हैं। वो हमें साथ ले आती है, आगे बढ़ने की, प्रेरणा देने की, बदलाव के लिए तैयार करती है। कहानियां भी हमारी चेतना के लिए ही तो होती है। जो आज आप सुन रहे हैं, जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं, वो चेतना के परिवर्तन के लिए ही तो है। आप इसे इतिहास के पन्नों तक सीमित ना रखते हैं। इसलिए आज की बात खत्म करने से पहले मैं आपको आज के जमाने की एक बात कहना चाहूंगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो 1951 में खत्म हो गया, पर सामाजिक बदलाव अभी बाकी था। राजस्थान में कई जगह आदिवासी बॉन्डेड लेबर बने रहे। उनके जीवन का मोल जमींदार तय करते रहे। आजादी के इतने साल बाद भी वो आजाद न थे। एक्ट के खत्म होने के बाद भी वो जकड़े हुए थे।
सहरिया आदिवासी महिला ग्यारसी बाई में एक चिंगारी उठी जब उनकी मुलाकात मोतीलाल और चारुमती नेहरू से 1992 में हुई। तब से ग्यारसी बाई औरतों को संगठित करना शुरू कर दिया, लड़कियों को स्कूल भेजने की प्रेरणा देनी शुरू कर दी। आखिर काली बाई का बलिदान ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए। फिर एक दिन अत्याचार की सीमा टूटी, एक आदिवासी पर क्रूरता बरसाई गई। ग्यारसी बाई और उसकी संगठित महिलाओं का आक्रोश धरनों में, आंदोलनों में बदलने लगा। उनकी चेतना ने जागृत महिला मंच का रूप लिया, जिसने कई आदिवासियों को आजाद हिंदुस्तान में सही मायने में आजाद करवाया, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन वापस आदिवासियों तक पहुंचाई। आज भी कई आदिवासी अपने सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज के लिए कोशिश करते रहते हैं। जहां कालीबाई की कहानी खत्म होती है, वहां ग्यारसी बाई की शुरू होती है। एक ने जीवन बलिदान करके देश की सेवा की और एक ने जीवन भर सेवा में गुजारा। ख्याल आता है आजादी के कितने मायने हैं। एक हमें 1947 में मिली थी और कई के लिए हम आज भी कोशिश करते हैं, और हमें कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा हमारे देश के साथ एक रिश्ता है। उस रिश्ते में हमें निभाना है, उसे अपना भाग निभाना है। उम्मीद है कि हमारे जीवन की इस लाइब्रेरी में हम में भी कोई चिंगारी उठेगी और हम अपना अपना भाग निभाते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फेसबुक लाइव पे इस प्रस्तुति को देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी का, हेरिटेज स्टोरीज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का। हाँ, हमने एक डिस्कशन प्लान किया था जूम पर शायद वो तो अब मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। मैं कुछ लोगों को बस क्रेडिट देना ज़रूर पसंद करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार इस विषय पर, सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा था। तो सबसे पहले तो सरदार सिंह चारण जो हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिशनगढ़ में, वो मेरे रिसर्च रेफरेंस थे। उन्होंने मुझे बहुत सहायता की और बताया काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और गाइडेंस दी। उसके अलावा जो म्यूज़िक मैंने बजाया वो यूट्यूब से था, जोर जी चंबावत और एक लोकगीत नारायण मोदिया के यूट्यूब चैनल से। और काफ़ी सारे आर्टिकल्स रेफर किए गए हैं इसमें, दैनिक रिपोर्टर, काउंटर करंट, डेली, वॉशिंगटन पोस्ट, लाइव हिस्ट्री इंडिया, न्यूज़पेपर्स वर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। And the years which are traced in the storyline are 1857, 1908, 1913, 1915, 1938, 1951, 1992, and 2002. I didn't mention the years in the story. I just wanted to keep it on flow. But these are the years mentioned. I can also post this picture once we finish this Facebook Live. So thank you so much. I think that's where we are. Okay, Akshay, thank you so much for that story, and thank you for, thinking on our feet and putting it on live Facebook. So we went on with the story, and we have got an amazing response. People have commented, people have waited to hear you. So big round of applause for you. Yeah, round of applause to everyone. To Yes, HSPA. and we have our other storytellers here as well. And about your story, you have put a lot of research into it. I know that for sure. And the topics that and the things, the stories that you brought about was something which people really didn't know about. So, do you want to talk about what made you pick up these stories, and what is your connection with Rajasthan? And maybe we could start with that. And how Itihas Ke Panno Se and doing this. I remember you mentioning that you actually went back and looked at your roots. So please do share a little bit about that. Yeah, I mean, I think this was a great opportunity. I said yes as soon as Sarita said, purely because I'm like, oh, this is an opportunity to actually go and look at the history, which I'm totally not aware of. Even in Rajasthan textbook, at least in my time, we didn't read much of Rajasthan history or what it has done. And I am a Marwadi, I'm a Rajasthani, so I have never heard. Okay, what did Marwadis do? Did they do anything? I mean, was there even a single bit of contribution they made towards independence? What was Rajasthan's? Because we never hear of a big freedom fighter from Rajasthan as such, and no popular discussion on that. Everyone goes back all the way to Maharana Pratap and nothing else. So I said, okay, this is a great opportunity. So I started looking, and I found nothing. Because Google, that is what I did. I mean, to be honest, yeah, I did Google, and Google does not give you, it didn't give me what I wanted.
So then my father, I said, please help me. And he put me in touch with this principal, who's a school principal in Bishangarh, friend of friend. And he's old, he's retired, I think. And then he gave me a lot of interesting inputs. He gave me a lot of interesting pointers. And then I said, okay, now I can start searching. Now I can start looking for it. Because now I knew in what direction, what names to search. That is when I started finding, first I started looking from the more of Marwadi point of view. And I found a lot of interesting material that how Marwadi sort of always, I mean, one being closer to Jainism, and even if they are not Jain, sort of sharing similar kind of philosophy, they didn't had a direct encounter. They always found these indirect ways of supporting the revolution. You know, sometimes financing, sometimes opening up schools, and a lot of जागरूकता वाला जो मामला है ना, वो बहुत किया. और मुझे सच में लगता है कि जब भी मैं राजस्थान में घुमा हूँ, whenever I traveled through Rajasthan, I saw most of the schools were named after some Marwadi or some Jain, and I'm like, yeah, this is great contribution, and I didn't realize it can be considered a contribution towards independence. So that was something which I was holding on to, but then I was still looking for story. I can make a story out of it, but it was too Marwadi, and which I really didn't want to, because I really wanted to know more about Rajasthan. And that is when the tribal ideas came up. And I found that tribals, though I told the story of tribal Rajasthani, but that was pan-India. They made pan-India laws which were very, very bad for tribals, especially tribals. And I knew that is something which I'm interested in telling. Because I was not aware of criminals, tribes. I was not aware of, क्योंकि हमारा जनरल परसेप्शन रहता है. I mean, I think middle class, लोअर मिडिल क्लास, उनका परसेप्शन रहता है, अच्छा आदिवासी, ओ भील जाति, अच्छा वो तो अपराधी हैं. और ये आज भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज भी नॉर्मल लोग जो हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, ये सोचते हैं अच्छा भील जाति मतलब अच्छा हो तो, जबकि बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत सोच है, ऐसा होना नहीं चाहिए. So that is when I started looking at it, and I realized the kind of hardship they went through. One, obviously, because their hardship is because they're completely different lifestyle. I mean, completely deeply rooted in nature. One, there is already conflict between civilization and being with nature, and on top of it, you put these laws which makes no sense. So I wanted to tell the story, but I wanted to keep the hook of the jagrukta, the education, and the revolution of the mind. And that is why I put this together. Tried to put it together. I really want to work a lot more on this. Yeah, I'm sure. I'm sure going to do an amazing job, and I realize you want to take it ahead. So I'm so glad that you shared this with us. And you're right, the revolution in the mind. I think that is so important, because that's where the push comes. That's where the chingari or the spark is lighted. And many a times we don't really understand the efforts that have gone into that in order for the actions to come in. We are so much focusing on the actions that happen out there. So I think this was amazing in terms of how it started with the spark, and that spark is so important to have brought it out. So thank you so much for this, and thank you to all the other storytellers. If you have any, we have Sonia Bareja, Shubha Das, Lavanya Prasad, Sri Karuna, Hema. Thank you all for being here today and supporting us through this. So yeah, is there anything you would like to tell, Akshay? कहानी तो बहुत मजेदार थी, बहुत मजेदार थी. My biggest takeaway from your story was आजादी के मायने. When you concluded it with कि आजादी के मायने क्या है आपके लिए, तो वो बहुत powerful था. Great. Thank you. Thank you. I really found it very interesting, very nice, and I'm just mind blown by the research. So very, very, very beautiful. Thank you so much. I'm hearing you for the first time live, so it was beautiful. So thank you so much for that story, Akshay. Thank you. You were fabulous, Akshay. I was so thrilled. मतलब आपकी आवाज में जो जोश था, उससे किसी को कहानी सुन के ही जोश आ जाती है. You could actually picturize the whole thing happening in front of you, and you could feel those chills. So I was absolutely floored by your story. Beautiful, beautiful. Thank you so much for sharing this with us. Akshay, it was really amazing as always. Bye-bye. Bye everyone. Bye everyone. Bye. Looking forward to next week. Thank you. Thank you. Bye guys. Bye. Ta-da. Bye.